बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11th क्लास में हमने एक चैप्टर चला रखा था बेटा, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और उसमें हमने कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रखे थे। उस टॉपिक में हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में स्टार्ट किया था, और हमने तीन फोर्सेस का डिस्कशन कर लिया था। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड हमारे पास आती है सेकंड फोर्स थी जो उसका नाम था वीक न्यूक्लियर फोर्स, और थर्ड वन हमारी आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और आज हम जो पढ़ेंगे वो फोर्थ टाइप की फोर्स है, और आज इस चैप्टर का दी एंड कर देते हैं। तो फोर्थ फोर्स है बेटा न्यूक्लियर फोर्स, या इसी को न्यूक्लियर की दो कैटेगरी थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन, इनके बीच में काम करती है वो देखते हैं। न्यूक्लियस किन में काम करती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बताता हूं कौन कौन होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस बोला जाता है। इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। उसे क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अब हर चीज हमने बोला था कि डिटेल में डिस्कस होगी, हर वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा। न्यूक्लियस का मीनिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो न्यूक्लियस का मीनिंग होता है न्यूक्लियस के निवासी। निवासी आप लोगों को पता होगा, रहने वाले, यानी न्यूक्लियस में रहने वाले। और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहता है। तो ये दोनों को किस कैटेगरी में रखा गया है? न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे आप रोहतक के अंदर रहते हो तो रोहतक वाले हो जाओगे, सोनीपत में तो सोनीपत में। हम सब हरियाणा के अंदर रहते हैं, हरियाणा के अंदर। इंडिया की बात करें, सब इंडिया से जुड़े हुए होंगे तो सभी क्या हो जाते हैं? इंडियंस। तो वही चीज हमारा ये मीनिंग देती है। अब इसकी बात करें प्रॉपर्टीज, कैटेगरी आपको पता चली गई किस किस के बीच में है। फर्स्ट वन, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। जितने भी फोर्स हैं उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। यहाँ एक 3 लाइंस का वो छोड़ेंगे गैप, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। अब थर्ड पॉइंट पे मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी गई? These are basically attractive force। बेसिकली इनका कैसा होता है? अट्रैक्टिव। बट when distance between nucleons becomes less than 0.8 फर्मी, या फर्मी के लिए एफएमबी यूज कर लिया जाता है। ये एक यूनिट होती है डिस्टेंस की, और 1 फर्मी की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो हमारा कहने का मतलब क्या, जब डिस्टेंस 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाएगा तो देन इट बिकम्स रिपल्सिव। तो ये कैसी हो जाती है? रिपल्सिव हो जाती है। रीजन बेसिकली ये है कि अगर ज्यादा क्लोज न्यूक्लियन आ जाते हैं तो वहां पे क्या होगा कि रिपल्सन स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से रिपल्सिव नेचर शो करती है। अगली बार मैं स्टार्ट करूं, these are
आगे वही प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, तो पढ़ी थी सेंट्रल और एक कंजर्वेटिव। ये ना ही क्या है, दीज आर नॉन सेंट्रल फोर्स। ये कैसे हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स। उसके बाद दीज आर नॉन कंजर्वेटिव। तो ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। दीज, ये इस फोर्स की बात कर रहे हैं, इट में लेके चलो, इट हो जाएगा बेटा। एक कैटेगरी है, इट इज नॉन सेंट्रल हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया। अभी हमने क्या बात की थी, वो पॉइंट स्किप हो गया, अभी ध्यान आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भाई माइंड है, फिसल जाता है, और वैसे भी आजकल गर्मियों का एंजॉय किया जा रहा है, तो वैसे भी माइंड से चिकना होता है, वैसे ऐसी बात है, निकल जाएगा। तो कुछ पॉइंट हमारे हो चुके थे। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अगला पॉइंट ये था कि मुझे ध्यान आया कि जब भी हम बात करें, अब देखो प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे क्या देखा गया, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। कैसी फोर्स है, चार्ज इंडिपेंडेंट। दैट इज फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन दो न्यूट्रॉन के बीच में, या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन इज फॉर्म सेम। ये एक्सपेरिमेंटली चीज चेक की गई, तब ये प्रॉपर्टी बनी है। जो चीज हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं वही चीज बताई गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर रूल। ये इनवर्स स्क्वायर रूल को ओबे नहीं करते। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो वही अगले पॉइंट की बात करूं मैं, इसका एक्सचेंज पार्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था। इसका एक्सचेंज पार्टिकल और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास रेंज। तो ये दोनों पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो एक्सचेंज पार्टिकल है बेटा, हम बात कर रहे थे मीजोन की कैटेगरी आती है। ये एक पार्टिकल है, पाई मीजोन होता है, और रेंज होती है विद इन न्यूक्लियस ओनली, यानी अप्रोक्स अप टू 10⁻14 मीटर। तो ये थी बेटा हमारी इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं कि क्लास आपको थोड़ी सी बोरिंग भी लग रही होगी, तो मैंने जिस केस से 2 लाइन लिखी हैं, तो उनको देखते हैं आप लोगों को थोड़ा सा मजा आए। तो हमने न्यूटन अभी ग्रेविटेशनल फोर्स में एक लॉ पढ़ा था, तो उस पे 2 लाइनें लिखी हैं। तो सुनो जरा, मेरा m1 तेरा m2 जो द्रव्यमान हो जाए। क्या बोला, मेरा m1 तेरा m2 जो द्रव्यमान हो जाए, हम दोनों की दूरी का कम जो मान हो जाए, क्या डिस्टेंस कम हो जाए। फिर देखना तुम अपने बल के कम, फिर देखना तुम अपनी बॉन्डिंग का कमाल। भाई 2 लाइन नए शायर बने, बोल गए थे, तो देख लेते हैं। फिर देखना अपनी बॉन्डिंग का तुम कमाल, और साथ ही फिर साथ गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रमाण हो जाए। तो ये लाइन लिखी थी भाई, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब दूरी का मान कम हो जाएगा तो जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि चीजों में नयापन डाला जाए,
नई नई चीजें सिखाई जाए। तो ये आप लोगों का वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, खत्म हो गया है। तो अब अगली बात हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बेटा अगला पॉइंट जो आता है वो आप लोगों को एक रेशियो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब हमने 4 टाइप की फोर्स पढ़ी। फर्स्ट ग्रेविटेशनल, सेकंड वीक न्यूक्लियर को मैं W से दिखा रहा हूं, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फोर्थ टाइप की जो फोर्स है वो न्यूक्लियर। तो कई बार इनका रिलेटिव रेशियो पूछ लेता है। तो 1 रेशियो 10⁻25, रेशियो 10⁻36, रेशियो 10⁻38। यहां तक बात ठीक है, पर अगली बात क्या निकल के आती है वो देखते हैं। कई बार वो आपसे पूछ लेगा कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इन दोनों में कितना है। 1/10⁻25 का रेशियो होगा। रेशियो किसका बड़ा है, वीक न्यूक्लियर का। तो इनमें स्ट्रॉन्गर कौन सी है, ये, उससे नेक्स्ट ये, उससे नेक्स्ट ये। क्लियर है। तो इस तरीके से पूछ सकता है। एक बार कंपैरिजन करते हैं। तो ग्रेविटेशनल इसका करोगे तो 1:25, इसका करेंगे तो 36, और इसका करेंगे तो, यानी कि यहां पे आप लिखो 10⁻25, 10⁻36 और 10⁻38। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैंने जो पॉइंट छुड़वाए थे वहां पे आपको यही चीजें लिखनी है। अगर ग्रेविटेशनल है वहां पे तो आपकी क्या हो गई, वीकेस्ट फोर्स। जो सेकंड पॉइंट आया था वीक न्यूक्लियर का, वहां पे आपको लिखना है these are 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन। क्लियर है, यस और नो। तो ग्रेविटेशनल का सभी के साथ हो गया। अब मैं बात करता हूं इसकी। अगर इनका कंपैरिजन करें तो ये तो हो गई, इससे कितनी स्ट्रॉन्ग है 25, पर इन दोनों के रेशियो में डिफरेंस कितना है। इन दोनों कंपेयर करो, 25 और 36 में देखो तो 10⁻11 का, तो ये इससे 11 टाइम स्ट्रॉन्गर है। या अगर उल्टा बोल ले, ये इस वाली फोर्स से 10⁻11 टाइम वीकर फोर्स। क्लियर। इसी तरीके से अगर इसका करो तो इसकी और इसकी पावर का डिफरेंस देखो बेटा, ये हमारे पास 10⁻13 निकलाएगा। क्लियर है। अब बात करें न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का कंपैरिजन करो, ग्रेविटेशन से कितनी स्ट्रॉन्गर है 10⁻38, इस वाले से कितनी है 10⁻13, इससे कितना। पावर का डिफरेंस आप लोगों को निकालना बेसिकली और कुछ नहीं करना। क्लियर है। तो इसीलिए ये रेशियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखें, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बना सकता है, एग्जामिनर कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो ये थी बेसिकली बेटा हमारी शॉर्ट चीज। वहां पे पॉइंट्स लिख देना कि कौन सी स्ट्रॉन्गर है कौन सी वीकर है, जो गैप हमने छुड़वाया था। अब आ जाइए फंडामेंटल लॉज। आप किस पे आ जाइए, फंडामेंटल लॉ पे आ जाइए। ये भी हमारे 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स है बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर यूनिवर्स में देखा जाए तो दो ही चीजें हैं, या तो पार्टिकल होगा इसका मास होगा, या एनर्जी होगा। अब पुराने टाइम में क्या था बेटा कि ये माना जाता था कि मास क्या है, सिंपली जो टोटल सिस्टम का मास हो क्या रहता है, सेम रहता है, प्रोसेस से पहले भी प्रोसेस से बाद में भी। इसी तरीके से जब बात की गई एनर्जी की, energy can neither be created nor be destroyed, however it can be converted from one form to another form। ये दोनों आप बनने बातें पढ़ रखी हैं। तो अब बात करें, एक चीज निकल के आती है कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे देखे गए जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस, उनमें हमने एक चीज नोट की कि
दो स्टार्टिंग में हमने न्यूक्लियस के एटम लिए और उनके रिएक्शन करवाए। एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे जो नया बना न्यूक्लियस, मान लेता हूं इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम, तो टोटल कितना होना चाहिए? 2 ग्राम। बट जब इसका मास चेक किया गया तो 2 ग्राम ना होके उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम मिला। क्या मिला? कम। कितना कम है? फॉर एग्जांपल इतना लेस है। पर एक चीज और ऑब्जर्व की गई कि इस जब ये न्यूक्लियस बना नया, या जो नया स्पीशीज बनता है नया न्यूक्लियस, उसके साथ में बहुत सारी एनर्जी निकली। क्या निकली? एनर्जी। तो यहां पे भी एक चीज देखी गई भाई, इट मींस अब एक चीज सोचने की साइंटिस्टों के पास निकल के आई कि मास कम हुआ है और एनर्जी निकली है, तो ये मास ही किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी के लिए। तो फिर बाद में दोनों लॉज को चेंज कर दिया गया कि क्या है, दोनों को कंबाइन कर दिया कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो मास और एनर्जी का टोटल सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो चीज मास में थी, बाद में एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, या ऐसा भी देखा गया बेटा कि स्टार्टिंग में एनर्जी जो थी वो मास के अंदर कन्वर्ट हो गई, यानी कि दोनों इंटर कन्वर्टिबल थे। और ये स्टेटमेंट दी थी आइंस्टीन ने। अभी उसका डिस्कशन करेंगे। ये रफ एग्जांपल आप नोट कर सकते हो रफ में, इसको आप पेपर में पूछे तो नहीं लिखना है, कोई आपसे एग्जांपल में समझ के पूछे तो आप बता सकते हो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करता हूं। According to this law, total mass of an isolated system, बेटा सिस्टम हमने आपको बता ही दिया था, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट। और आइसोलेटेड आजकल आप बहुत वर्ड सुनने को मिल रहा है, कोरोना के दौर में आइसोलेट किया जा रहा है, आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अकेले रहना, अकेले खाना, अकेले। इस सिस्टम का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है कि आपने सिस्टम को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया, बाहर से कुछ नहीं अंदर नहीं आएगा, अंदर से कुछ बाहर नहीं जाएगा, जो अंदर हो रहा है वही सब। तो आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स। एक चीज बताता हूं, कंजर्वेशन का मतलब आप लोगों ने पढ़ा था कि 10th क्लास में आता कंजर्वेशन, हमारे जो एनर्जी सोर्सेज है उनका कंजर्वेशन किया जाता था। उसका मतलब क्या था कि जो उसकी सप्लाई हो कांस्टेंटली फ्यूचर जनरेशन तक मिलती रहे। तो जब कोई चीज कांस्टेंट मिल रही है तो कंजर्वेशन का बेसिक मतलब उस चीज को मेंटेन रखना, कांस्टेंट रखना। तो रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। क्लियर बेटा? उसके बाद अब बात करता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह आपने 10th क्लास में खूब पढ़ा होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. However, it can be converted from one form to another form। ठीक है बेटा, ये दोनों लॉज आप लोगों ने डिफाइन कर दिए हैं, तो ये आप नोट कर लें। फिर बाद में क्या देखा गया, लेटर it was found that
In nuclear reactions, या आप ऐसे लिखें, in nuclear reaction it was found that, क्या फाइंड आउट किया गया कि some mass किसने बेसिकली इस चीज को स्टडी किया था? आइंस्टीन ने। Some mass gets converted into energy, और उसने इसके लिए एक रिलेशन भी दी थी, according to equation E is equal to mc square। बेटा ये E is equal to mc square है, where m is mass lost। ठीक है, जो मास वहां पे एक टाइप से लॉस हुआ था, बट मैं इसको इस फॉर्म में ना लिख के इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, डेल्टा mc स्क्वायर। डेल्टा किसी चीज के चेंज को दिखाता है, किसको दिखाएगा? चेंज को। तो डेल्टा m, या यहाँ पे भी आप लिख सकते हो जितना मास में चेंज हुआ है, तो चेंज इन, क्लियर है? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब मैं बात करूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट सोच रहा हूं कि आप लोगों के खोपड़ी में, माइंड में घुसा दिया जाए। देखो, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही मान लेता हूं, 70 kg। सारा बेटा जो आप यूनिवर्स देखते हो, पूरा जो यूनिवर्स है वो दो ही चीजों का गेम है, कुछ नहीं है, मास और एनर्जी। उसके अंदर हम सिंपली क्या चीज देखते हैं, अगर मैं बात करूं, एक इंसान जैसे गुजर जाता है, उसकी डेथ हो गई, तो हम क्या करते हैं? उसको जला देते हैं। तो जलाने पे क्या होगा? मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारी जो पूरी बॉडी है जल के, वो गैसेस के अंदर, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब आप लोगों को बता भी देता हूं क्यों कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और जब कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई भी जीव की बर्थ होती है, तो वो भी क्या, सिंपली एनर्जी मास के अंदर ट्रांसफर होती है। तो वही चीज हमारे साथ यहाँ निकल के आ रही है, क्लियर है? तो यही चीज होती है। तो अगर मैं देखूं कितनी एनर्जी डेवलप होगी, बाकी कोई मेरे को टपकाने का इरादा मत ले लेना कि कहीं सोचोगे सर आप टपकोगे तो इतनी एनर्जी नहीं, मैं जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू निकाल रहा हूं। तो E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। तो पूरा मास खत्म हो जाता है जब इंसान टपक जाता है। तो 70 kg। और c क्या? स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे c और बता देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लिखो भाई, इसका स्क्वायर कर दो, 9 × 10⁻16, 63, और 16 में लिखिए 70। इतने जूल एनर्जी निकलेगी। वाह सर, आपका तो बहुत अच्छा ईंधन के तौर पे यूज किया जा सकता है। 10, 11, 12, 13, इतने एनर्जी हमारी जो बॉडी है उससे निकलेगी, क्लियर है? अगर टोटली डिसअपीयर हो जाए तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो ये एक रफ एग्जांपल था। अब वापस आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी।
Hence, law of conservation of mass and law शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, बार बार नहीं, ऑफ एनर्जी। ये एलओसीजी बॉर्डर लाइन नहीं है, बस सिंपल वही है, कहीं सोचो बॉर्डर पे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए लिखा है। एनर्जी आर कोलेक्टिवली डिफाइंड एज, दोनों कंबाइंड कर दिया गया, डिफाइंड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, यानी दोनों को इकट्ठा लिख दिया। सॉरी बेटा, अब आगे इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू विच। तो आप लोगों को ये भी बता दिया गया है। अब एक बात और बता देता हूं कि आपको देखना है बेटा एग्जाम में पूछा क्या गया। अगर आपको एक टॉपिक एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा है तो पूरा आप डिटेल मेंशन कर सकते हो। अगर सिंपली 1 मार्क्स में पूछा है तो आपको एक बीच वाली चीजें, उसका रीजन नहीं बताना कि क्यों चीजें कनेक्ट की गई, क्यों इनको इकट्ठा किया गया, फिर सीधी यहाँ से डेफिनेशन लिखनी है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना होता है, तभी आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे। और ये हैबिट अभी से बनाओ ताकि बोर्ड में हम 100 आउट ऑफ 100 का अप्रोच ट्राई कर सके। कोशिश करोगे तो सब मिलेगा। अकॉर्डिंग टू विच, एक बात और बता देता हूं बेटा, मेरे पढ़ाए हुए अभी तक के जो 10th में बच्चे हैं, कई बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 साइंस में लिए, तो उसमें से आप फिजिक्स का सोच सकते हो 27 आउट ऑफ 27 गए होंगे। बट फिजिक्स में भी इतना नहीं गया, 94 के अराउंड है। तो वहां पे मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है कि बच्चों ने कुछ कमियां की हैं, क्लास में तो और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उनका भी रीजन ढूंढा कि बोर्ड का एक असाइनमेंट बनाया 12th क्लास के बच्चों के लिए, उसमें लास्ट 16 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज सॉल्व करवाता हूं। तो आपकी जानकारी में अगर जो बच्चा आप उसे रेफर कर सकते हो ताकि वो उसकी भी हेल्प हो जाए। तो सेम उसी कांसेप्ट से प्रैक्टिस वर्क आप लोगों के लिए भी स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाएंगे ताकि आप लोगों का जो नजरिया है एग्जाम को लेके वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू विच या अकॉर्डिंग टू इट, ये लिख लेते हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम the total sum of mass and energy remains constant before and after the प्रोसेस से पहले और बाद में क्या रहेगा, सेम। तो ये आप लोगों की स्टेटमेंट बन जाएगी बेटा। अब आ जाते हैं सेकंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये स्टेटमेंट तो कॉमन होगी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाउएवर, वहां पे कन्वर्ट था बेटा एनर्जी में, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ट्रांसफर करते हैं। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब चार्ज डेवलप करते थे तो एक बॉडी से दूसरे में इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, तब उन पे चार्ज एक पे +2 एक पे -2 आता है। तो ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू
किया जाता है वैसे। क्लियर बेटा? तो अब थर्ड पॉइंट पे चलता हूं मैं। थर्ड यही लिख लेते हैं, एक जैसा सा ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले लीनियर मोमेंटम रफ में बता देता हूं, बाकी डिटेल में इसको पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। आपने 9th में पढ़ा होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब आपको ध्यान आ गया होगा कि हम किसकी बात करें, पी से इसको दिखाते थे। ये फॉर्मूला देखो कहीं कहीं जाना पहचाना लग रहा है, आपके किसी परिवार का खोया हुआ टॉपिक है। हाँ, 9th क्लास की फैमिली का खोया हुआ टॉपिक होगा आपके दिमाग में, ढूंढो इसको, P is equal to mv। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहाँ पे क्या आएगा, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, in an isolated system, if external force is zero, क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, पार्शियल सिस्टम में कोई फोर्स नहीं लगी, देन linear momentum of system remains constant। तो क्या रहेगा बेटा, उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो आज पूरी क्लास को खत्म करके ही हटेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने से कैसे आता है। तो आप मैथमेटिकली देखिए इस चीज को, ये नहीं नोट करना, मैथमेटिकली आप लोगों ने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था। न्यूटन सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा, वो क्या बताता है, F इज इक्वल टू dp बाई dt। ये d किसको दिखाता है बेटा, चेंज को, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखो ये लिखो, दोनों क्या दिखाते हैं, किसी क्वांटिटी, यानी यहाँ पे चेंज को दिखाते हैं, बदलाव कितना हो। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसको छोड़ दीजिए। अगर मैं क्या लूं, फोर्स हमारी जीरो हो जाए, तो फोर्स इसके बराबर है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसमें डेल्टा टी को उस तरफ ले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन पी क्या है, जीरो। इट मींस किसी वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू में कोई बदलाव ही नहीं हुआ, तो क्या उसकी वैल्यू सेम नहीं हुई, और सेम को ही लोग क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट। तो P इज कांस्टेंट और सेम, ये चीज समझने की जरूरत है। ये उसका चेंज दिखा रहा है और ये उस वैल्यू को दिखा रहा है, उसमें चेंज जीरो है, यानी आप एक स्टेप और भी इसमें ऐड कर सकते हो, चेंज इन P इज जीरो, इट मींस P क्या है, या इट इंप्लाइज कांस्टेंट। क्लियर है बेटा? तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फोर्थ लॉ में चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एक क्वांटिटी आती है बेटा, डिटेल में फिर से बता रहा हूं, आगे आएगा तब इसको पढ़ेंगे, बट तब तक के लिए क्या होता है,
It is the product of distance linear momentum and distance from axis of rotation। एक चीज थोड़ा सा समझा देते हैं, देखो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूं। डेफिनेशन आप लोगों को क्या बनेगी, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी एक टाइप से जब लीनियर मोमेंटम भी मूवमेंट शो करे। कहने का मतलब क्या है वो देखो, हमने जो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं, एक हमारे पास रोटेशन में मोशन आता है। तो जब रोटेशन में मोशन होता है तो लीनियर मोमेंटम में एक मूवमेंट शो करता है, और उसी को क्या बोलते हैं, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम। तो ये आप आईडिया से डिटेल में बेटाकर प्रॉब्लम आ रही है तो बाद में हो जाएगा, बस अभी के लिए आप लोग इसके नाम से फेमिलियर होना चाहिए कि कुछ रोटेशन में चीज होती है। तो इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम और दूसरा कोई बॉडी क्या एक्सिस से जितना घूमेगी उस पे हो जाएगा। इसका फॉर्मूला L से रिप्रेजेंट करते हैं और R इंटू T, ठीक है। डिस्टेंस R हो गया तो लीनियर मोमेंटम ये, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अब रोटेशन में फोर्स की जगह एक वर्ड आता है टॉर्क। क्या वर्ड आता है, टॉर्क। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जब सारी चीजें पढ़ ही ली हैं तो टॉर्क को देख लेते हैं। टॉर्क होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ